नमस्कार एमबी सर क्लासेस के समस्त विद्यार्थीगण। तो हम लोगों ने देखा कि पिछले जो वीडियोज़ में हम लोगों ने प्रेजेंट से लेकर के यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पर एक्सरसाइज करने का काम करेंगे कि इस पर किस तरीके से क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं या अलग प्रकार के क्या उनके टाइप्स और हो सकते हैं या किनकी संभावना है। तो इस प्रकार के जो भी डाउट्स हैं आपके इस वीडियो में आप क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसे ज़रूर क्वेश्चन हो सकता है आपको ये आता हो ट्रांसलेशन करना, लेकिन जो है फिर भी कुछ टेंस ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए नए हों और आपको उनसे कुछ सीखने का मौका मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की मास्टर क्लास एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी। तो उसमें हम लोग एक एक करके जो है नियम को साथ में रखते हुए एक एक ट्रांसलेशन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पहला टेंस से। जैसे ये ट्रांसलेशन दिया हुआ है, तुम्हें 2 घंटे से अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ा रहा है। अब इस टेंस को देख करके आपके समझ में आ जाना चाहिए कि रहा है, रही है, रहे हैं दिया हुआ है और इसमें कुछ और बातें दी हुई हैं क्या कि 2 घंटे से। तो इसका मतलब है कि इसमें समय भी दिया हुआ है। तो जब समय दिया हुआ है और रहा है, रही है अंत में है, तो ये टेंस किस में चला जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक बेहतरीन चीज़ बताई थी आपको कि जब कौन शब्द दिया होगा, कौन शब्द किसी ट्रांसलेशन में अगर दिया हुआ है तो कौन सदैव एक वचनकर्ता के रूप में ही प्रयोग होगा, यानी एक वचनकर्ता के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं, कर्ता को। तो कर्ता क्या है इसका, कौन शब्द कर्ता की तरह कार्य कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हु लिख दिया आपने। अब बताइए हेल्पिंग वर्ब आएगी और नहीं भी दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी, हु सदैव कैसा करता है एक वचन का, तो इसके साथ हैज लगे, हैज बीन लगेगा कि हैव बीन, तो उत्तर आएगा कि हैज बीन, तो हैज। अब इसके बाद हैज लिख दिया, हैज बीन, लेकिन मैंने बताया था कि हैज बीन के बीच में ही, यानी जब 2 सहायक क्रियाएं होती हैं तो नॉट उनके बीच में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन। अब यहाँ पे टीच के फर्स्ट मतलब फर्स्ट फॉर्म जो मुख्य क्रिया है उसके फर्स्ट फॉर्म में आप ing यूज करेंगे तो टीचिंग हो जाएगा। टीचिंग अब किसे टीच कर रहा है, तो तुम्हें, टीचिंग यू। क्या टीच कर रहा है, तो इंग्लिश। अच्छा 2 घंटे से ये निश्चित समय है का निश्चित है, तो 2 घंटे से मतलब पता नहीं कौन सा 2 घंटा, तो 2 घंटे तो समय आपको पता है कि 2 ही घंटा है, लेकिन कब से कब तक है इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए इसमें फार लगेगा, तो हो जाएगा फार। और आधे लोग इसको 2 ऐसे लिख देते हैं जो कि लिखना गलत है, ठीक है। तो 2 इसको इसी तरीके से लिखना है, ना कि ऐसे लिख देना है 2, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये सब छोटी जरूर बातें हैं, लेकिन जो है गुण बातें हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि किसको, सेंटेंस को किस तरीके से हमको लिखना है। चलिए नेक्स्ट ट्रांसलेशन चलते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने उसे कल रात से नहीं देखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसमें
सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट है मैंने, तो मैंने की अंग्रेजी हो जाएगी आई। अब देखा है कौन सा टेंस है, देखा अगर होता तो केवल वो पास्ट इंडेफिनिट होता, देखता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, लेकिन देखा है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, तो इसमें क्या सहायक क्रिया लगेगी, प्रेजेंट परफेक्ट है तो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगेगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो हैव लगेगा, तो हैव। अब तुरंत बाद नॉट, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म सदैव इस्तेमाल होगा, क्योंकि सी मीन्स देखना होता है, तो सी सा सीन, यानी थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, सीन। अब किसे भाई सीन किया है आपने, तो उसे, तो सीन हिम। कल रात से, तो निश्चित समय है भाई पिछली रात, तो यहां पे सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, तो सिंस लास्ट नाइट, तो इसको इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो अगला ट्रांसलेशन लिखिए। जैसे अगला ट्रांसलेशन मैं दे रहा हूँ, उसको आप लोग करने का खुद से भी प्रयास करेंगे, कापी पेन लेके बैठिए और इसको सॉल्व करने का भी प्रयास कीजिए, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है कि नहीं। फिर अंत में उसका सलूशन आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। पानी 100 डिग्री तापक्रम पर उबलता है, तो इसका क्या हो जाएगा, पानी बॉयल करता है 100 डिग्री पे, तो यहाँ पे हो जाएगा वाटर। अब यहाँ पे वाटर, पानी जो है एक वचन है एक बहुवचन है, तो पानी को एक वचन, अब पानी का बहुवचन आप लोग अगर बोलना होगा तो नहीं बोल पाएंगे, तो पानी का बहुवचन किससे पता चलेगा, इसके क्रिया से पता चलता है। पानी उबलता है, ता है लिखा है उसमें, तो इसका मतलब है कि वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो पानी के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी एक वचन की ही आएगी, इसका मतलब जो सहायक क्रिया लगेगी वो एक वचन वाली। तो ता है, ती है, ते है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उबलना का अंग्रेजी होती है बॉयल। अब चूंकि एक यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि वाटर, तो पानी तो एक वचन है, तो एक वचन के लिए यस या ईएस, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यस या ईएस हमको जोड़ना पड़ेगा, तब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, बॉयल्स, द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब अगला ट्रांसलेशन देखिए कैसे लिखेंगे। वह सदैव विलंब से स्कूल आता है, तो अब इसका कैसे सॉल्व करोगे आप, वह सदैव विलंब से स्कूल आता है, तो अब यहाँ पे ही, अब बताइए सदैव की अंग्रेजी क्या होती है, ऑलवेज, तो ही के बाद ही ऑलवेज की लोकेशन आप कहाँ लिखेंगे, तो ही के बाद ही लिखेंगे, तो ही ऑलवेज अब यहाँ पे कम होगा कि कम्स होगा, तो कम्स होगा चूंकि एक वचन। अब आधे लोग सोचेंगे कि सर यस तो इसमें लगा दिए, ये ऑलवेज का यस है, ना कि वह यस या यस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के कारण जो यस या यस लगता है वो वाला नहीं है। तो ये ऑलवेज का यस देखकर ये मत सोचिएगा कि ये जो है यस लग गया तो इसमें नहीं लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो आपने यस शब्द का प्रयोग किया हुआ है, यस शब्द लगाया हुआ है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट के कारण लगाया हुआ है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है ना कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ये तो पूरा कंप्लीट सदैव की इंग्लिश है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ही ऑलवेज कम्स स्कूल। अब यहाँ पे विलंब से माने लेट,
ही ऑलवेज कम्स स्कूल लेट या कम्स टू स्कूल, इसमें टू भी जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू द स्कूल लेट। ठीक है, तो चलिए अगला ट्रांसलेशन देखते हैं हम लोग। तो अगला ट्रांसलेशन, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। तो अब इस टेंस को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये टेंस कौन सा टेंस हो सकता है, जो कि देखा है, खाया है, पिया है, तो ये सब टेंस किस में होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सब लिखे जाते हैं। क्योंकि देखा है माने देख चुके हो या देख लिए हो, तो इससे ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने, तो मैंने की अंग्रेजी क्या होती है, आई। अब यहाँ पे देखो नहीं भी लिखा हुआ है, तो ये मत सोचना कि ये इसके लिए नॉट शब्द का इस्तेमाल होगा, तो कभी नहीं पूरा मिलके एक वाक्य बन जाएगा जिसकी इंग्लिश होती है नेवर। ठीक है, तो नेवर, कभी नहीं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, नेवर। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई के साथ। अब देखा है यानी आई बहुवचन है, तो इसके लिए क्या आएगा, हैव। आई हैव नेवर, आई हैव नेवर सीन यू आई हैव नेवर सीन यू, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी नहीं का इंग्लिश पूरा नेवर होता है। नॉट इसके लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि नॉट अलग से आता तब लिखा जाता, लेकिन कभी नहीं पूरा एक वाक्य है, तो इसलिए इसमें नहीं शब्द का कोई जिक्र नहीं है। चलिए अगला ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं। क्या तुमने ताज नहीं देखा है। तो अब इसमें कैसे लिखेंगे आप लोग, तो चूंकि ये कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, चूंकि ये प्रश्न इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लिखा हुआ है, और ये टेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि क्या से अगर स्टार्ट है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तहत ही ट्रीट होगा। अब यहाँ पे क्या शब्द से स्टार्ट है, तो मैंने एक चीज़ बताई थी, जो भी टेंस जो है वो क्या से स्टार्ट होते हैं, तो वह सदैव हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होंगे। यानी किससे स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, तो इसमें क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो बताइए हैज लेगा कि हैव लेगा, वो इसके हिसाब से डिपेंड करेगा, इसके हिसाब से कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैव यू। अब यहाँ पे कर्ता के ठीक बाद नॉट लिखेंगे आप, नॉट सीन दी ताज, और यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल ट्रांसलेशन था, इसमें आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। चलिए अगला देखते हैं। आज किताब खरीदने कौन जौनपुर नहीं जा रहा है। तो इसका कैसे आप लोग करेंगे ट्रांसलेशन,
तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखने में थोड़ा इसकी लेंथ बड़ी है लेकिन है बहुत ही आसान। कैसे, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कौन अगर इसमें दिया हुआ है तो कौन जो है सदैव एक वचनकर्ता होता है, तो इसे एक वचनकर्ता के रूप में ही हम लोग लिखेंगे। तो एक वचनकर्ता है अगर, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, कौन की। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हु। कौन की अंग्रेजी, हु। अब यहाँ पे किताब खरीदने जौनपुर जा रहा है, तो अब रहा है रही है दिया हुआ है, तो पहले एक चीज़ यहाँ पर सावधानी पूर्वक, रहा है रही है जब भी दिया हो तो आप लोग एक सेकंड के लिए यहाँ पर रुक करके आप लोग पहले इसमें ये चेक किया करिए कि क्या इसमें समय भी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो समय अगर दिया हुआ है तब वहाँ पे रुक जाइए, क्योंकि तब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर रहा है रही है दिया है तो तुरंत ही उसको ये मत समझ लीजिएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तब वहाँ पे आपको रुककर सावधानीपूर्वक पूरे ट्रांसलेशन को पढ़ने की ज़रूरत होगी कि कहीं हो सकता है कि ये रहा है रही है ज़रूर दिख रहा है, लेकिन कहीं हो सकता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी ना हो जाए, क्योंकि इसमें समय का अगर कहीं जिक्र हो और ध्यान न दिया हो वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पर थोड़े समय के लिए रुक करके आप पहले पूरा ट्रांसलेशन को ध्यान से पढ़िए। अगर उसमें समय की उल्लेख है या समय की बात कहीं कही गई है तो वह टेंस जो है कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ का आप बेहद सावधानी पूर्वक ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं हु। अब बताइए हु कैसा करता है एक वचन का, तो इज एम आर के हिसाब से आप बताइए क्या लगेगा, इज लगेगा, हु इज। अब बताइए नहीं शब्द आया है तो हु इज नॉट। अब यहाँ पे जाना का अंग्रेजी गो, अब गो में आईएनजी जुड़ेगा। मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था, रहा है रही है दिया हुआ है, चाहे कोई भी टेंस होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी शब्द जरूर लगेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी शब्द जरूर लगेगा, नहीं तो ये ट्रांसलेशन आपका गलत हो जाएगा अगर आईएनजी आप नहीं लगाएंगे तो। हु इज नॉट गोइंग टू, अब कहाँ जाना है भाई, तो जौनपुर, जौनपुर। अब जो है जौनपुर जाना है, क्या करने भाई जाना है जौनपुर, तो उत्तर निकल के आता है किताब खरीदने। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर ना ने नी शब्द आपको दिख रहा है तो सबसे पहले आप इसका इंग्लिश लिखेंगे और इसकी इंग्लिश के पहले टू लगा देंगे। देसी भाषा में आप बिल्कुल समझिएगा, कोई बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत हार्ड रूल नहीं बताए जाएंगे, एकदम सरल ढंग से इंग्लिश को आपको सीखना है। तो यहाँ पर खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाई। तो बाई के पहले क्या लिखना है आपको, टू लिखना है, बस इतना चीज़ याद रखिएगा। जब ना ने नी शब्द आएगा तो आप वहाँ पे टू लगा करके ही आगे इसमें जो ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे जौनपुर टू क्यों जाना है भाई, टू बाई बुक। अब यहाँ पे आज सब बचा है तो टूडे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ गई, टुडे, स्टरडे, टुमारो, ये सब चीज़ें बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अंत में यहाँ पे लिखिएगा, तो कोई आपको ज़्यादा उसमें ट्रांसलेशन में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गलत होने की संभावना उतनी ही लेस रहती है अगर आप लोग उसको अंत में लिखते हैं। दैट इज़ मोर बेटर टू राइट एट द इंड साइड ऑफ द ट्रांसलेशन। तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर बीच में कहीं पे लिखेंगे तो ये जो वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, इनकी लोकेशन आप चेंज कर रहे हैं अगर बीच में कहीं पे लिखते हैं तो। और अगर इनकी लोकेशन में कहीं चेंजिंग हुई कि पता चला कि आपने क्रिया के ठीक बाद जो है वो कर्म न लिख करके कुछ और लिख दिया, या क्रिया और कर्ता के बीच में कुछ और लिख दिया, तो वहाँ पे पूरी तरह से आपका ट्रांसलेशन स्पॉइल हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो इसलिए कर्ता, क्रिया, कर्म यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आपको बहुत ही बेहद सावधान रहना है कि इनके बीच में ऐसे कोई सेंटेंस न डाले जाएं जो कि इनके सीक्वेंस को गलत करते हों। तो सीक्वेंस इनका होना बहुत ज़रूरी है कि इस हिसाब से लिखे जाएं कि वो इंग्लिश के रूल्स को फॉलो करें। संस्कृत तो है नहीं कि आप कर्ता, क्रिया, कर्म का कोई उसमें यूज नहीं रहता है। रामम गृहम गच्छति, गच्छति रामम गृहम, गृहम रामम गच्छति, सब सही है, उल्टा सीधा सब एक समान है उसका। तो संस्कृत नहीं, ये इंग्लिश है, तो इसलिए इसके रूल्स को आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो जैसा जिस लोकेशन पे लिखा जाना ज़रूरी है उस लोकेशन पे उसको लिखना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे आप बेहद सावधानीपूर्वक इसको समझेंगे। चलिए अगला ट्रांसलेशन करते हैं हम लोग।
कौन सा बच्चा सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है? तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। कौन की अंग्रेजी मैंने बताया था, कौन की अंग्रेजी होती है हु, लेकिन जब यहीं पे कौन सा, कौन सी, कौन से ये शब्द आते हैं तो इसकी इंग्लिश होती है व्हिच, और व्हिच जिस शब्द के साथ आया हुआ है उसकी इंग्लिश एक साथ लिखी जाएगी और वो दोनों शब्द मिल करके एक शब्द बनेंगे और वो एज ए इंट्रोगेटिव शब्द की तरह ही उनको ट्रीट किया जाएगा, उनकी तरह ही माना जाएगा। चलिए देखते हैं। कौन सा शब्द जैसे ये है तो कौन सा शब्द की अंग्रेजी होती है व्हिच, तो व्हिच ही लिख के यहाँ पे नहीं ट्रांसलेशन स्टार्ट करना है, बल्कि क्या देखना है व्हिच किसके साथ आया है, बच्चे के साथ, तो चाइल्ड के साथ। तो यहाँ पे चाइल्ड लिखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। तो व्हिच चाइल्ड पूरा एक सेंटेंस बन गया और वह सेंटेंस एज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। एज ए इंट्रोगेटिव से वाई, व्हेन, व्हाट ये सब होते हैं, तो उसी तरीके से व्हिच चाइल्ड भी एक शब्द बन जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, व्हिच चाइल्ड। अब यहाँ पे पढ़ा रहा है, तो रहा है देख लिया आपने, बहुत अच्छी बात, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया एक प्रकार से। लेकिन मैंने कहा था कि आपको रुकिए, चेक करिए, फिर जाइए। तो रुकिए, रुक गए, चेक किया, रहा है, रही है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन पूरा चेक करिए, इसके बाद फैसला लीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, समय दिया हुआ है, समय के साथ में से शब्द लगा हुआ है, समय दिया हुआ है। तो जब समय दिया होगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना होकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये ट्रांसलेशन कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी तुरंत चेंज हो जाएगी। इज एम आर से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, क्या लगने लगेगा, अब हैज़ बीन और हैव बीन लगने लगेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, व्हिच चाइल्ड, अब पढ़ रहा है, रहा है कि रहे हैं, तो रहा है इसका मतलब हैज बीन लगेगा कि हैव बीन, तो हैज बीन लगेगा, चूंकि रहा शब्द है दिया हुआ है, वह एक वचन की तरह ही माना जाएगा। तो व्हिच चाइल्ड, अब हैज लगा दिया, अब बीन भी लगा देंगे, लेकिन रुकिए, चूंकि इसमें नहीं शब्द भी दिया हुआ है, तो जब नहीं शब्द भी दिया हुआ है तब आप इसमें हैज और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, तब जाके बीन लगाएंगे। यानी हैज नॉट बीन, हैज और बीन के बीच में, दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में ही आप नॉट शब्द लगाएंगे। ये चीज़ें बार बार मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे मोस्टली लोग गलती करते हैं। अब यहाँ पे, अब पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी क्या होती है, रीड, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है भाई, तो इंग्लिश, सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी ट्रांसलेशन आपको दिए जा रहे हैं उसको आप बेहतर ढंग से समझिए। चलिए अगला ट्रांसलेशन हम लोग चलते हैं, ट्रांसलेशन लिखते हैं। अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, हमें वहाँ कोई नहीं जानता है, तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कोई नहीं, तो ये पूरा एक शब्द है, ऐसा नहीं है कोई का अलग लिखेंगे आप, नहीं का डज डू लगा देंगे और फिर नॉट लिख देंगे, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नहीं शब्द, जैसे अभी मैंने एक चीज़ अभी पिछला ट्रांसलेशन दिया था, कभी नहीं, तो कभी नहीं पूरा एक वाक्य, इसकी इंग्लिश होती है नेवर। इसमें नॉट शब्द का कहीं जिक्र नहीं है, तो इसलिए यह सावधान रहना कि कोई नहीं पूरा मिलके एक शब्द है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, नो वन। नो वन अब जानता है,
कि जानते हैं, तो जानता है इसका मतलब एक वचन है, तो नो वन, तो नो लिख दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा कैसा करता है, एक वचन का करता है। तो एक वचन का करता है तो उसके बाद आपने मुख्य क्रिया लिखी है नो, और एक वचन इसके होने के कारण इसमें यस या यस लगेगा, तो आपने यस लगा दिया। तो नो वन नोज। अब यहाँ पे हमें, तो हमें का अंग्रेजी क्या होती है, अस। नो वन नोज अस। अब कहाँ नहीं जानता है भाई, वहाँ नहीं जानता है तो देयर। समझ में आ गया। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं और समझ के कैसे लिखना है इसको। तो ये सब चीज़ें अगर आपको छोटी छोटी जो बातें हैं वो पता रहेंगी तो आप निश्चित रूप से आप इसमें बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए अगला ट्रांसलेशन हम लोग लिखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन। इस पे आप डबल स्टार लगा लीजिए, चाहे ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, जितना मन कहे आपका लगा लीजिए। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह घर जाता तो है। अब दिखने में ये भी लग रहा है कि ता है, ती है, ते हैं, सिंपली लगा देंगे तो, लेकिन वहाँ पे आपकी एरर्स हो जाएंगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर तो शब्द के कारण इसकी पूरी कहानी चेंज हो गई। ठीक है। अगर यही होता वह घर जाता है, बहुत सिंपल ट्रांसलेशन, वेरी सिंपल। वह घर जाता है और वह घर जाता तो है, इन दोनों में अंतर है, क्योंकि तो शब्द के कारण यहाँ पे अंतर आ गया। तो इसलिए इसको सॉल्व करने की टेक्निक भी बदल जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं ही गोज होम। ही गोज होम इसको लिखते हैं। अब इसको अगर लिखना हुआ तो क्या इसमें भी यही चीज लिखनी है? तो बिल्कुल नहीं लिखनी है, जो कि तो के कारण इसकी कहानी चेंज हो गई। तो अगर वह जाता तो है, वह खाता तो है, वह सोता तो है, तो शब्द अगर आ रहा है तब आप उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज या डू का प्रयोग करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर तो है शब्द आ रहा है, वह जाता तो है, वह खाता तो है, वह सोता तो है, वह पीता तो है, वह जागता तो है, तो इस प्रकार के अगर वाक्य आ रहे हैं ट्रांसलेशन में आपके, तब आप वहाँ पर डज या डू का प्रयोग करेंगे। डज एक वचन के लिए लगेगा और डू बहुवचन के लिए लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पे डू लगेगा। तो इस बात को आप लोग बेहद सावधानीपूर्वक याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे चलिए, वह घर जाता तो है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? तो बहुत ही सिंपल हो गया, ही डज गो। एक डाउट और आ गया, क्या इसमें यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि डज सहायक क्रिया जब पहले ही लग चुकी है तो इसमें यस या यस लगाने का औचित्य ही नहीं रहा। तो एक सहायक क्रिया केवल एक ट्रांसलेशन में एक ही बार प्रयोग की जाएगी, एक से अधिक बार नहीं प्रयोग की जाएगी। तो यहाँ पे डज जब आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगा दिया तो इसमें ईएस लगा के डबलेट यहाँ पे हो जाएगा सहायक क्रियाओं का। एक बार इसमें डज भी लगा रहे हैं, इसमें यस या यस भी लगा रहे हैं, तो दोनों सहायक क्रियाएं एक साथ नहीं लगा सकते। डज लग गया तो यस नहीं लगेगा। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ाया जाएगा आपके, तो उसमें आप देखेंगे डिड लग जाता है तो वर्ब तुरंत अपने फर्स्ट फॉर्म में चली जाती है, सेकंड फॉर्म नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू का। जब एक बार आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी तो फिर वहाँ पे सेकंड बार उसको सेकंड फॉर्म में वर्ब को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डबलेट हो जाएगा, डबलेट ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज या डबलेट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर कोलैप्स हो जाता है। ठीक है। तो एक सहायक क्रिया केवल एक ही बार आप लोग प्रयोग करेंगे। तो ही डज गो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? होम। तो देख रहे हैं, तो इन दोनों ट्रांसलेशनों को देखिए, इनका अंतर समझिए। तो के कारण यहाँ पे क्या लग गया? डज या डू। अगर एक वचन है तो डज लगेगा, बहुवचन है तो डू लगेगा। और यहाँ पे सिंपली आपने इसके लिख दिया है ही गोज होम।
तो इस तरीके से इन दोनों का अंतर आप लोग समझते रहिएगा। तो ये संभवतः आपको समझ में आ गया होगा जो भी टेक्निक्स यहाँ पे बताई गई हैं। तो अगले हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, तो जिससे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं अनुरोध करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।